हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपके लिए तैयार है एक नया टेस्ट यानी कि सुपर फास्ट आपका रिवीजन टेस्ट। तो चलिए जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ और अपने जो एग्ज़ाम आने वाला है आपका 28 का यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसकी तैयारी के लिए एक नया टेस्ट और तैयार है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या बन रहा है? जो आज आपका पहला प्रश्न बन रहा है वह पहला प्रश्न आपका बन रहा है कि 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो देखना है कि इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया था। समाजवाद या पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र, या फिर समाजवाद और गणतंत्र, या फिर आपका जो है संप्रभु लोकतांत्रिक। तो सोच लीजिए आप इन चारों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना के संशोधन किया गया तो यह शब्द जोड़ा गया था। तो जल्दी से सोच लीजिए। आंसर जा रहा है ए, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। चलिए डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन। अब आपको ये भी पता चल चुका है कि 42वें संविधान संशोधन में, जो कि 1976 में हुआ था, प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद और पंथ निरपेक्ष तो आपको पता चल गया, लेकिन एक शब्द और था अखंडता, यह भी जोड़ा गया था। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे और ये 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? बताना है कि कौन सी धारा जो है नागरिकता को स्पष्ट करती है। धारा 333 से 337 तक, धारा 17 से 20, या धारा 5 से 11, या धारा 1 से 40 तक। तो जो भारतीय संविधान की धारा है वह जो नागरिकता स्पष्ट करती है वह करती है धारा 5 से 11, यानी कि 5 से 11 तक की जो धाराएं हैं। पता है ना आपको कितनी धाराएं हैं और कितने अनुच्छेद हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर बनता है कि कितने अनुच्छेद हैं, कितनी धाराएं हैं। और अब वर्तमान में धाराएं बदल चुकी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जा रहा है सी। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 भारतीय नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44, यहाँ पर ये 43 है। किस धारा से भारत का एक मिनट जरा, हाँ 43 आपका क्वेश्चन है। किस धारा में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ है? इस प्रश्न का आंसर सोच लीजिए। क्या आप सोच रहे हैं इसका आंसर? चलिए ऑप्शन देखते हैं। 74 से 74 1, या फिर 74 2, या फिर 75 1, या फिर 75 2। तो सोच लीजिए इसका आंसर आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ए 74 1 तो बिल्कुल सही है। इसकी डिटेल यहाँ पर थोड़ा नहीं ली गई है, तो थोड़ा हम बता देते हैं इसकी डिटेल आपको। जो अनुच्छेद 74 1 के अनुसार राष्ट्रपति को जो सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होता है। इसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होते हैं और उनकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति जो है उनकी सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भी वापस लौटा सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार पश्चात दी गई सलाह के अनुसार हेतु राष्ट्रपति जो हैं बंधे हुए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महान न्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित होता है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के अनुसार। तो जो महान न्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। चलिए डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 4 के अनुसार महान न्यायवादी ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, अर्थात राष्ट्रपति महान न्यायाधीश का पारिश्रमिक निर्धारित करते हैं। हिंदू पॉलिटी के लेखक हैं। बुक से काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं, देख लीजिए। हिंदू पॉलिटी के लेखक हैं B.A. सेलितोर, K.P. जायसवाल, बेनी प्रसाद, N.C. बंध्योपाध्याय। तो 45 का अगर आपने सोचा है आंसर K.P. जायसवाल तो बिल्कुल सही है। बुक से एक प्रश्न जरूर आया, अभी 2 पेपर हो चुके हैं। दोनों ही पेपर में जो है बुक से प्रश्न पूछा गया था, कोई भी बुक पूछ रहे हैं वो। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312। तो 46 का अगर आपने आंसर सोच लिया है डी, अनुच्छेद 312, तो बिल्कुल सही है। चलिए डिटेल चेक करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 312 के प्रावधान है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे
तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन का उपबद्ध करेगा। ठीक है, ये इसकी जानकारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मंडल आयोग का संबंध था के बारे में पूछा है। अनुसूचित जाति से था, अनुसूचित जनजाति से था, पिछड़ी जाति से, सभी विकल्प सही हैं। तो जो मंडल आयोग का संबंध रहा था वह पिछड़ी जाति से रहा था। चलिए डिटेल देखते हैं। मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जातियों से यानी कि पिछड़ी जातियों से संबंधित था। इस आयोग का गठन 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। इसी आयोग की अनुशंसा पर ओबीसी को 27 आरक्षण का प्रावधान 1990 में लागू किया गया था। ठीक है, ये जानकारी आपको मिली है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय किया कि संसद भारतीय संविधान के मौलिक स्वरूप को संशोधित नहीं कर सकती है। ठीक है, मौलिक स्वरूप जो है संशोधित नहीं होता है। तो ये कब निर्णय किया गया है? तो ये शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय गणराज्य 1952 के द्वारा, गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, यहाँ पर ये गोकुल होगा, केशवानंद बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ 1980 के द्वारा। तो देखना है किसके द्वारा। तो प्रश्न आंसर जा रहा है सी आपका, केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मौलिक स्वरूप में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती, अर्थात मूल ढांचा में संशोधन नहीं किया जा सकता। जो मूल ढांचा है आपका उसमें जो है संशोधन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकते हैं, इस भाग में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। निम्न में से कौन सी सूची समूह पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित है? 9वां या 10वां, 10वां या 11वां, 11वां या 12वां, 12वां या 10वां। तो सभी को पता है जो आपके समूह पंचायत और नगर पालिकाओं से जो संबंधित है सूची, तो इसमें 49 का आपका जाएगा सी, 11वां और 12वां। ठीक है, चलिए देखते हैं डिटेल। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची, मूल 8 अनुसूची हैं, लेकिन अब ये बदल चुकी हैं। मैंने भी बताया था। अनुसूची 11 में पंचायत तथा अनुसूची 12 में नगर पालिका प्रशासन की व्यवस्था की गई है। ये दोनों अनुसूचियां संविधान में क्रमशः 73 और 74 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हमें तो सिर्फ इतना जानना था कि ये जो आपका भारतीय संविधान में अनुसूची है कौन सी, इसमें अनुसूची में ये कब जोड़ी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर आपके। सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी, सुजाता मनोहर या सीमा पाल, या इनमें से कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली प्रथम महिला फातिमा बीबी 1989 में थी। इसके पश्चात जस्टिस सुजाता मनोहर, जस्टिस रूमा पाल, जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा और जस्टिस रंजना देसाई को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। आपको सभी के बारे में पता चल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस केंद्र शासित राज्य का अपना हाई कोर्ट है? पांडिचेरी का, चंडीगढ़ का, दिल्ली का या फिर लक्षद्वीप का? तो बताना है। तो किस केंद्र शासित राज्य का? तो वह है दिल्ली, इसका अपना हाई कोर्ट है। देखते हैं। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। शेष केंद्र शासित प्रदेश किसी न किसी हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं। जो पुदुचेरी है मद्रास के, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा के, लक्षद्वीप केरल के, अंडमान कोलकाता के, दादर नगर हवेली दमन दीव मुंबई के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। संघ लोक सेवा की उत्पत्ति संबंधित है किससे? 1909 अधिनियम से, 1919 अधिनियम से, 1930 अधिनियम से, 1947 अधिनियम से। तो जो संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति है वह अब हमें बताना है किससे संबंधित है। तो यह 1919 से संबंधित है। देखते हैं प्रश्न का आंसर क्या जा रहा है। लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था। इसके तहत वर्ष 1926 को संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है ना। तो ये आपकी डिटेल मिल चुकी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में, 1950 में, 1958 में, 1955 में। तो जो भारत के संविधान में संशोधन में किया गया था वह 1951 में किया गया था। अच्छे से इसको देख ले, प्रश्न ये बन सकता है एग्जाम में। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में ऐसे मुद्दों को रखा गया था जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसका उद्देश्य भूमि सुधार को लागू
करना था। बहुत अच्छी जानकारी है इस प्रश्न में आपकी, और ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने सबसे पहले यूएन के सदस्यता से अपने को अलग किया लेकिन फिर उसमें शामिल हो गया? यूएसएसआर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस? तो 55 का आंसर जल्दी से सोच लीजिए कि आप सोच रहे हैं। अगर आपने सोचा है सी इंडोनेशिया तो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं डिटेल। 1950 में इंडोनेशिया यूएनओ का सदस्य बना था, लेकिन 1965 में मलेशिया को यूएनओ का अस्थायी सदस्य बनाने के कारण विरोध में इंडोनेशिया ने यूएनओ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, किंतु 1966 में वह पुनः इसकी सदस्यता को ग्रहण कर लिया इसने। ठीक है, जानकारी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें कुल न्यायाधीश होते हैं कितने? 11, 15, 17 या फिर 21? तो बताना है कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो जो 56 का आपका आंसर सोच लीजिए। अगर आपने सोचा है 15 जज तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसकी जानकारी देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 होती है, जिसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। तो एक के साथ आपको इतनी सारी जानकारी मिल चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत तथा सोवियत संघ के बीच सहयोग, शांति, मैत्री के समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1971 में, 1972 में, 1975 में या फिर 1977 में? तो जल्दी से इसका आंसर आप सोच के रखिए, फिर हम बताते हैं क्या आपका इसका आंसर जाएगा। तो 57 का अगर आप सोच रहे हैं 1971 तो बिल्कुल सही है। चलिए डिटेल देखते हैं। भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग, शांति एवं मैत्री के समझौते वर्ष 1971 में तब हुआ जब इंदिरा गांधी सोवियत संघ की यात्रा पर गई थी। हजारों तिब्बतियों के साथ दलाई लामा ने कब भारत में शरण की मांग की? 1959 में, 1961 में, 1963 में या 1965 में? तो जो 1000 तिब्बतियों के साथ दलाई लामा ने भारत में शरण की मांग की थी वह की थी 1959 में। चलिए देखते हैं डिटेल क्या थी। तिब्बत में चीनी हस्तक्षेप के कारण जब चीन तिब्बतियों के विरोध को कुचलने पर आमादा था, तब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने 1000 अनुयायियों के साथ भारत में शरण ली थी। यह घटना वर्ष 1959 की है। दलाई लामा को वर्ष 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में लोक विधानसभा निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्रों का स्वरूप है? 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य? लोकसभा से प्रश्न जरूर बनता है, हर तरह का पढ़िए लोकसभा के संबंधित प्रश्न। तो लोकसभा में विधानसभा निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्रों का जो स्वरूप होता है 59 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं ए तो बिल्कुल सही, 1 सदस्य। चलिए डिटेल देखते हैं इसकी। भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हेतु निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण होता है, ठीक है, तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से 1 सदस्य का ही चुनाव किया जाता है। अतः निर्वाचन क्षेत्र का स्वरूप 1 सदस्य होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बजट लागू करने वाली नोडल एजेंसी है? नियंत्रक या महालेखा परीक्षक या फिर संसद या फिर वित्त मंत्रालय या फिर नीति आयोग? तो भारत में जो बजट लागू करने वाली नोडल एजेंसी है वह है वित्त मंत्रालय। चलिए चेक करते हैं डिटेल। भारत में बजट लागू करने वाली नोडल एजेंसी वित्त मंत्रालय है। भारत सरकार का वित्त मंत्री संसद के समक्ष वित्त बजट प्रस्तुत करता है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, हालांकि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। तो जानकारी अच्छी थी, मिली है आपको। चलिए आगे चलते हैं। सितंबर 1996 में कितने राष्ट्रों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 69, 70, 71 या फिर 85? तो जल्दी से आंसर सोच लीजिए, इसका क्या जा रहा है आपका। तो 61 का अगर आपने सोचा है सी 71 तो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं। सितंबर 1996 व्यापक परमाणु निषेध संधि CTBT पर कुल 71 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। भारत ने इस संधि पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वर्तमान में कुल 184 राष्ट्रों ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे। सामरिक हथियार परिसीमन संधि प्रथम या द्वितीय पर हस्ताक्षर हुए? 1972-79, 1970 और 1971, 1975, 1978, 1968, 1970? तो इसका आंसर आपका जाएगा ए 1972 और 1979 में। चलिए डिटेल पहले देखते हैं, इसकी डिटेल नहीं है
थोड़ा आपको समझा देते हैं इसके बारे में। सामरिक जो हथियार परिसीमन संधि प्रथम व द्वितीय के जो हस्ताक्षर हुए, तो आपको पता चली गया है कि इस प्रथम के 72 में और द्वितीय के जो हुए हैं 79 में। और सामरिक हथियार परिसीमन संधि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य, नोट कर लीजिए आप अगर करना चाहें तो, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जब शीत युद्ध चल रहा था उसके दौरान हुई थी, और ये हुई थी 26 मई 1972 को, ठीक है, और द्वितीय हुई थी 1979 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गेट अस्तित्व में कब आया? प्रश्न अच्छा है, बनता भी है एग्जाम में। 1 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1947। तो 63 का अगर आप सोच रहे हैं 1C 1 जनवरी 1948 तो बिल्कुल सही है। चलिए डिटेल देखते हैं। गेट यहाँ पर फुल फॉर्म है इसकी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, व्यापार अवरोधों को दूर करने से जुड़ा एक वैश्विक समझौता है। 30 अक्टूबर 1947 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1 जनवरी 1948 को यह अस्तित्व में आ गया था। प्रश्न अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होती है आपकी जीके हिस्ट्री में कोई भी, है ना। गेट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आए? क्योंकि इस तरह के प्रश्न जीके में बन जाते हैं। करंट तो खैर करंट में आता ही है। गेट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 2000, 9 जनवरी 1997 या फिर 20 मार्च 1995। तो गेट के स्थान पर पहले गेट आया, उसके स्थान पर विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो इसके बाद ही आया होगा ना, 48 के बाद। तो देख लीजिए 64 का अगर आप सोच रहे हैं आंसर ए 1 जनवरी 1995 तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो देखते हैं। गेट जो 1 जनवरी 1948 को अस्तित्व में आया, लेकिन उरुग्वे दौर की वार्ता जो 1986 से 1994 के पश्चात माराकेश समझौता के फलस्वरूप 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO के रूप में अस्तित्व में आया था। बहुत अच्छी जानकारी, दोनों ही प्रश्न आप पढ़ सकते हैं और आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरंभ में नाभिकीय प्रदायक समूह में कितने राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व रहा है? नाभिकीय प्रदायक समूह में तो 65 का अगर आपने आंसर सोच लिया है 7 तो बिल्कुल सही है। देखते हैं क्या है डिटेल। 18 मई 1974 को जब भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया। अब एक जानकारी आपको मिल चुकी है इसके साथ। चलिए आगे देखते हैं। विश्व के परमाणु संपन्न देशों ने नाभिकीय प्रदायक समूह NSG फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म दोनों मिली हैं। इसमें कुल 7 सदस्य राष्ट्र शामिल थे। USA, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सोवियत संघ। वर्तमान में NSG में कुल 48 सदस्य हैं। बहुत अच्छी जानकारी मिली है और प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या बन रहा है। ग्वादर बंदरगाह किस समुद्र के किनारे स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अटलांटिक समुद्र, अरब सागर, हिंद महासागर। तो जो ग्वादर बंदरगाह है वह अरब सागर के किनारे स्थित है, समुद्र के। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान का एक प्रमुख बंदरगाह है जो अरब सागर के तट पर अवस्थित है। चीन पाक आर्थिक गलियार चीन को शुरू होकर इसी बंदरगाह तक बनाया जा रहा है। किस वर्ष बांडुंग सम्मेलन संपन्न हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1955, 1966, 1956, 1954। तो 67 का अगर आपने सोचा है ए आंसर 1955 तो बिल्कुल सही है। चलिए जानकारी लेते हैं। बांडुंग सम्मेलन का आयोजन 18 अप्रैल से 24 अप्रैल 1955 तक इंडोनेशियन शहर बांडुंग में किया गया था। इस सम्मेलन में एशिया अफ्रीका के देश शामिल थे। गुट निरपेक्षता की चिराग इसी सम्मेलन से दिखाई देने लगे थे। गुट निरपेक्ष सम्मेलन, ठीक है। किस वर्ष में भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए? 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1995 में? तो 68 का अगर आप सोच रहे हैं 1992 में तो बिल्कुल सही है। चलिए डिटेल चेक करते हैं। इजराइल पश्चिमी एशिया का एक प्रमुख यहूदी देश है। भारत में सन 1992 में इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध की शुरुआत की थी। इजराइल यात्रा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इनके इस यात्रा संबंध में और गति आई है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 18, 28, 29 या फिर 30? बहुत अच्छे प्रश्न जा रहे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर करते रहिए। चलिए प्रश्न का आंसर देख लेते हैं इसका। अगर आप सोच रहे हैं डी तो बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पर चलिए चेक करते हैं। वर्तमान में नाटो की सदस्य संख्या 30 है। नाटो अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से पश्चिमी देशों द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, ये आपकी डिटेल थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ऑपरेशन शक्ति पोखरण प्रथम और पोखरण द्वितीय संपन्न हुआ 1974, 98, 1973 और 1997, 1974, 1996 या फिर 1975, 1998। तो ऑपरेशन शक्ति पोखरण प्रथम और द्वितीय दोनों का इसमें पूछा गया है। सन तो कौन सा है, तो ये आपका जा रहा है ए 1974 और 1998। चलिए डिटेल देख लेते हैं। भारत में अब तक 2 बार परमाणु परीक्षण क्रमशः 1974 1988 में कर चुका है। मई 1974 में किए गए परीक्षण को लोगो इस्माइल बुद्धा था। इसका जो लोगो था वह इस्माइलिंग बुद्धा था। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में। न्यूयॉर्क में, वियना में, जिनेवा में या फिर हेग में। तो 71 का आपका आंसर जिनेवा है। मोस्टली ये सभी को आंसर पता भी होगा, तो उसके डिटेल हम देखते हैं। विश्व मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1947 में आर्थिक या सामाजिक परिषद की कार्यात्मक समिति के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सदाए सरहद दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ किया था किसने? इंद्र कुमार गुजराल ने, राजीव गांधी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने या फिर मनमोहन सिंह ने। तो 72 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं सी अटल बिहारी वाजपेयी, तो बिल्कुल सही है। इसकी डिटेल यहाँ पर, इसको आप चेक कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका, OAS किस वर्ष में स्थापित किया गया? OAS, ठीक है, ये देखना है। तो आप देख लीजिए 73 का अगर आप सर लगा रहे हैं आंसर ए, तो बिल्कुल से 1948। यहाँ पर इसकी डिटेल नहीं है, आपको बता देते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। OAS ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स है ये, जिसकी स्थापना अप्रैल 1948 में की गई थी, अभी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन आपका। सूरत में अंग्रेजों की व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति किस मुगल बादशाह ने दी थी? हुमायूं ने, बाबर ने, जहांगीर ने या फिर अकबर ने। तो यह जो अनुमति दी गई थी जहांगीर के द्वारा दी गई थी। भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम आधिकारिक कोठी सूरत गुजरात में खोली। यह कोठी खोलने की अनुमति उन्हें मुगल सम्राट जहांगीर ने 1627 में दी थी। तो इस प्रकार से आपके ये सुपर फास्ट रिवीजन कराए हैं, और हो सकता है इनमें से बहुत से प्रश्न आपने पढ़ भी रखे हों और आपके आंसर उनके सही गए हैं। और जो आपको लगा है कि प्रश्न अच्छे थे और आपको वो तैयार करने चाहिए, तो करिए उनको तैयार। और पसंद आई है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट भी जरूर कीजिए कि प्रश्न जो आपको मिल रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन के वो आपको अच्छे लग रहे हैं। और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि आज 22 हो चुकी है, 25 और तो आपका 28 में एग्ज़ाम है, तो 27 तक आपको 5 वीडियो और प्रोवाइड हो जाएंगी हिंदी मिरर की तरफ से। तो तब तक क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी ज़रूर करना, और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखना है।